जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस का जो आपको बेसिक टॉपिक है वो है, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण एनालिसिस है उसको हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले भी इससे संबंधित जो आपको टॉपिक है उसके 4 क्लास जो है वो आपको हो चुकी है, और उसका जो वीडियो है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेंगे अगर नहीं देखे हैं तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो आपको कौन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो आपको कौन है। ऑप्शन ए में कह रहा है मद्रास उच्च न्यायालय, उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय। तो इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है उस हिसाब से जो आपका सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय होगा वो आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है कि आपको सही है। क्या है? सही है। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि सर ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो होती है वो आपको 1866 में। तो यहाँ पे और भी उच्च न्यायालय दिए गए हैं जिसके स्थापना के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए बंबई उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको 1862 में। उसके बाद है कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना भी जो होती है 1862 में। मद्रास उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना भी 1862 में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश में जो आपको 3 उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना जो हुई थी 1862 में। तो देखिए, तो वह उच्च न्यायालय कौन कौन है। तो एक जो है आपको मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय के अलावा जो हो जाएंगे आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्या हो जाएंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसके अलावा आपको बंबई उच्च न्यायालय, क्या है बंबई उच्च न्यायालय, क्या है बंबई उच्च न्यायालय। तो हमने क्या देखा कि ये जो तीनों न्यायालय हैं, ठीक है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी 1862 ईस्वी में। क्या हुई थी 1862 ईस्वी में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में। और देश के जो सबसे बड़े उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1866 में। तो देखिए, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि देश का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो आपको कौन है। यहाँ से क्वेश्चन या आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो देखिए, तो देश का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है साथियों वह आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, कौन है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है वह देश का क्या है, तो आपको सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर देश का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहते हैं, सबसे जो पहला उच्च न्यायालय भारत का, ठीक है ना, वो आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय है। उसके बाद सबसे बाद का जो उच्च न्यायालय है भारत में वो कौन है, तो वो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, क्या है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, क्या बताइए कि देश का जो सबसे नया उच्च न्यायालय है वो आपको कौन है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका गठन जो होता है 2019 में। कितना में होता है 2019 में, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, तो वो आपको कौन है जानते हैं, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में होती है। फिर यहाँ से पूछा गया कि सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो आपको क्या कहते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, यानी कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। तो इसमें सबसे छोटा उच्च न्यायालय पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा छोटा उच्च न्यायालय में आएगा आपको सिक्किम उच्च न्यायालय। क्या जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए देश का सबसे जो छोटा उच्च न्यायालय है वो कौन है, तो क्या कहोगे सिक्किम उच्च न्यायालय। देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि देश का सबसे बड़ा कहते हैं सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, तो वो आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय। देश का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन है, तो वो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाएगा कि देश में जो अभी उच्च न्यायालय की संख्या है वो आपको कितनी है। तो देखिए, देश में अभी उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो आपको 25 है। कितनी है 25 है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है ना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि आपको 1916 में हुई थी। तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। पटना उच्च न्यायालय, क्या है पटना उच्च न्यायालय। तो इसकी जो स्थापना होती है ना वो आपको कब होती है, तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो आपको 1916 में होती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वो आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कौन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है ना। देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय पूछेंगे तो वो हो जाएगा आपको सिक्किम उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय।
देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछा जाएगा तो वो आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय। देश का सबसे नया उच्च न्यायालय तो वो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो वो आपको 2019 में। और जबकि देश के सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब होती है, 1862 में। तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1866 में। और यह देश का सबसे बड़ा क्या है कि आपको उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 41 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिए। देखिए कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ, वही चीज आपसे पूछा जा रहा है जो अभी हम बताएं आपको, ठीक है ना, कि सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारत में कहां हुई थी, यह क्वेश्चन आपसे जो है वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए तो यहां पर समझिएगा, कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। ऑप्शन ए कह रहा है बंबई, मद्रास व कलकत्ता में। ऑप्शन बी कह रहा है दिल्ली व कलकत्ता में। ऑप्शन सी बंबई, दिल्ली व मद्रास में। उसके बाद मद्रास व बंबई में। तो देखिए तो हमारे देश में क्या है कि सबसे पहले जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो आपको बंबई, मद्रास और कलकत्ता में। और इन तीनों जगहों पे जो आपको उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो आपको 1862 में। कितना हुआ था, 1862 में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि एक उच्च न्यायालय दिया हुआ है दिल्ली उच्च न्यायालय, तो इसकी स्थापना को तो मतलब याद रखना है आपको। तो देखिए तो ये जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, तो इस दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है, क्या होती है, स्थापना वह 1966 में होती है। कितना होती है, 1966 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो क्या कहेंगे 1966 में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। वही मद्रास उच्च न्यायालय कहेंगे 1862 में। बंबई उच्च न्यायालय यह भी आपको 1862 में, ठीक है ना। कलकत्ता उच्च न्यायालय इसकी भी जो स्थापना होती है वो आपको 1862 में। तो अभी इस पर हम चर्चा किए थे, इसलिए ज्यादा इस प्रश्न में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारा चीज होगा समझ में आ गया होगा। तो ये जो 42 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिएगा। सबसे पहले इसके साइज को बड़ा कर देते हैं, आप लोग को तो अभी दिखता नहीं होगा, ठीक है ना, अब दिखेगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो आपको कौन करता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, डी नंबर ऑप्शन में देख लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, बी में राज्यपाल, सी में राज्य सरकार, डी में आपको उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऐसा यहाँ पर ऑप्शन होगा। क्या होगा, ऑप्शन होगा, ठीक है ना, कि उच्चतम न्यायालय के क्या कहेंगे, मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका ये है, मिला लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के क्या कहेंगे, मुख्य न्यायाधीश। तो अब यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है, 4 को ऑप्शन अब यहाँ पर आ गया। क्या अब यहाँ से इजी वे में समझ सकते हैं। कर रहा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ए में राष्ट्रपति, बी में राज्यपाल, सी में राज्य सरकार और डी में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, इसके अलावा अन्य न्यायाधीश हो, राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हो, इस सबकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, तो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या जानते हैं कि वर्तमान में जो आपको राष्ट्रपति है वो आपको कौन है, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है वो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है आपको अभी जो है भारत के क्या जानते हैं, तो आपको राष्ट्रपति। और इनका जो क्रम है राष्ट्रपति पद पे याद रखिएगा 15वें है। क्या है, ये भारत के 15वें क्रम के क्या है, कि आपको राष्ट्रपति है। जबकि महिला में पूछेंगे तो दूसरी महिला, क्या है, दूसरी महिला। देखिए 15 को राष्ट्रपति में से 2 महिला जो है राष्ट्रपति बनी है, जिसमें से पहली जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी कहेंगे तो द्रौपदी मुर्मू। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि देश के सबसे युवा राष्ट्रपति जो बने वो कौन बने, तो देश के जो सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना, वो आपको द्रौपदी मुर्मू ही बने। कौन बने हैं, द्रौपदी मुर्मू ही बने। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। उसके बाद ये जो द्रौपदी मुर्मू है
यह आपको देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहले आदिवासी राष्ट्रपति। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक आध क्वेश्चन और जो है वो आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। जैसे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो देखिए तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो आपको जाकिर हुसैन कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो आपको जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन जो थे पद पर रहते हुए मरने वाले क्या थे कि आपको पहले राष्ट्रपति थे, जो 1967 से 1969 तक क्या रहते कि आपको राष्ट्रपति रहे थे। और पद पर रहते हुए इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो पद पर रहते हुए मरने वाले आपको दो राष्ट्रपति है, एक जो है आपको कौन जानते हैं? तो आपको जाकिर हुसैन, और दूसरे जो है वो आपको फखरुद्दीन अली अहमद है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो ज्यादा इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है, ठीक है ना, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा जानते हैं? तो आपको राष्ट्रपति। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। और 15वें क्रम के ये क्या है कि आपको राष्ट्रपति है। अब तक 15 व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बने, जिसमें से आपको दूसरी महिला कौन बनी है? तो आपको द्रौपदी मुर्मू। तो इन चीजों को याद रखना है। सबसे युवा राष्ट्रपति देश के पूछेंगे तो वो आपको द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू से जो पहले थे वो थे आपको नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना। मतलब कि देश के दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो वो आपको नीलम संजीव रेड्डी। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वो आपको ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आपको बोलना भी है। क्या करना है? बोलना भी है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है आपको 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया कि आपको 18 वर्ष कर दिया गया। यही आपका प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करा 61वां, 63वां, 60वां, 64वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या जानते हैं? तो आपको 61वां। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह आपको 1989 में हुआ था। और इसी के द्वारा मतदान की जो न्यूनतम आयु है, ठीक है ना, वो आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत में जो वयस्क मताधिकार है, क्या है? वयस्क मताधिकार, उसकी जो न्यूनतम उम्र है, क्या है? वयस्क मताधिकार की न्यूनतम उम्र वह आपको कितनी है? तो साथियों भारत में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है ना वो आपको 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष कब कर दिया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि वयस्क मताधिकार हम कहते हैं किसको? तो एक लाइन में याद रखोगे, एक निश्चित उम्र के लोगों के मत देने के अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको वयस्क मताधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से याद रखना है। और भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु जो अभी कितना है? 18 वर्ष। और 1989 से पहले कितना था? तो यह आपको 21 वर्ष था। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिएगा। यानी कि 45 नंबर प्रश्न हमारा जो कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या है? किससे है? यह प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो देखो तो यहाँ पे समझो इसको। कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से? तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है ग्राम पंचायत, बी में नगर पालिका, सी में जिला परिषद, डी में जो है कृषि उत्पाद बाजार समितियां। तो इसका जो सही आंसर होगा ना साथियों वो हो जाएगा आपको कौन जानते हैं? तो यह आपको नगर पालिका है। क्या हो जाएगा? नगर पालिका है। तो नगर की संस्थाओं से किसका संबंध है? तो 74वें संविधान संशोधन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। यानी कि 74वें संविधान संशोधन हुआ कब था? 1992 में। और 74वें संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे है? तो आपको नगर की संस्थाओं अर्थात नगर पालिका से, ठीक है ना। तो ये जो नगर पालिका है क्या है? नगर पालिका है। इसका उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? तो इसका उल्लेख जो है वो आपको 12वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में जो है इसका क्या जानते हैं कि आपको उल्लेख है। और
ये जो आपको 12वीं अनुसूची है, इस 12वीं अनुसूची में नगर की संस्थाओं के लिए आपको 18 कार्यों का क्या किया गया कि आपको वर्णन किया गया। कितने कार्यों का? 18 कार्यों का वर्णन किया गया। मतलब आप ये सीधे समझिए कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका जो है यानी नगर की जो संस्थाएं हैं उसको क्या हुआ था कि आपको संवैधानिक मान्यता जो था वो आपको दिया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। वही ग्राम पंचायत से संबंधित संशोधन पूछेगा तो वो जाएगा आपको 73वें संविधान संशोधन। क्या जाएगा? 73वें संविधान संशोधन। तो ये जो 73वें संविधान संशोधन है साथियों, ये कब हुआ था? तो यह भी आपको 1992 में हुआ था, ठीक है ना। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में क्या हुआ था कि आपको 11वीं अनुसूची जो थी वो आपको जोड़ी गई थी और पंचायती राज के लिए क्या था कि आपको 29 विषय जो थे, ठीक है ना, उस 29 विषय कहिए या 29 विषय पर कार्य करने की जो शक्ति है वह आपको क्या होता? पंचायती राज की संस्थाओं को दिया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका 45 नंबर प्रश्न करा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से? तुम क्या कहेंगे? नगर पालिका से। नगर पालिका को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता दिया गया था? तो हम क्या कहेंगे? तो आपको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह कब हुआ था? 1992 में। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आपको 12वीं अनुसूची। और नगर की संस्थाओं को कितने कार्य दिए गए थे? 18 कार्य। वही 73वां संविधान संशोधन जो कि आपको 1992 में ही हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको ये जो पंचायती राज है उसके लिए क्या हुए थे जानते हैं कि आपको 29 विषय जो थे दिए गए, ठीक है ना। और इसका जो उल्लेख है वो आपको संविधान के 11वीं अनुसूची में। इन सभी चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो होती है 2 अक्टूबर 1959 को। कितना को? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के जो नागौर जिला होते हैं, क्या होते हैं? राजस्थान के नागौर जिला, वहीं से आपको क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। और वर्तमान में भारत में अगर हम पूछेंगे कि पंचायती राज का स्वरूप कैसा है तो वो आपको त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, इसके अलावा आपको प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद है। तो जब हमारा ये स्पेशल टॉपिक आएगा, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सभी संस्थाओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले जान लीजिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यानी कि 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वह आपको नगर पालिकाओं से, किससे है? नगर पालिकाओं से। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए आगे चलने पर क्या आता है हमारा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न बड़ा बढ़िया है। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को क्या है कि आपको जोड़ा गया था। तो देखिए तो इस प्रश्न को हम सबसे पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए तो सबसे पहले संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, क्या है? 8वीं अनुसूची। पहले कुछ बातें उसको जान लीजिए। तो ये जो संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, इसका जो संबंध है वो आपको अनुसूचित भाषाओं से, क्या है? अनुसूचित भाषाओं से। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी के अलावा जो है वो आपको 22 भाषा है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो आपको अनुसूचित भाषाओं से, क्षेत्रीय भाषाओं से। तो ये जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में मूल में क्या था कि आपको 14 भाषा थी। क्या थी? 14 भाषा थी। लेकिन क्या हुआ था कि आपको 1967 में, कितना में? 1967 में, ध्यान से सुनिएगा, कितना में? 1967 में 21वें संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि आपको सिंधी को जो था वो आपको जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको मतलब 71वें संशोधन जो है, ठीक है ना, जो कि आपको 1900 कितना में होता है? 92 में होता है। कितना में होता है? 1992 में। तो इस 71वें संशोधन 1992 के द्वारा क्या होता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा जाता है। कौन कौन? तो मणिपुरी, नेपाली और क्या कहेंगे तो आपको कोंकणी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर 1992 में 3 भाषा जो जोड़ा गया था 71वें संशोधन के द्वारा, तो वो 3 भाषा कौन कौन थी? तो देखिए कामनी, तो क से हो जाएगा आपको कोंकणी। क्या हो जाएगा? कोंकणी। उसके बाद म से हो जाएगा मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी। और उसके बाद न से जो हो जाएगा आपको नेपाली। क्या हो जाएगा? नेपाली। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची में क्या था कि शुरू में आपको मतलब
14 भाषा थी। फिर उसके बाद 21वें संशोधन 1967 के द्वारा क्या हुआ था जानते हैं कि आपको सिंधी को जोड़ा गया, तब 15 हो गया। फिर आपको 1992 में 71वें संशोधन द्वारा जो था 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और उसके बाद क्या था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, 2003 में, ठीक है ना, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, 92वां जो संविधान संशोधन है, इस 92वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको 4 भाषा जो था वो आपको जोड़ा गया था, ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा 92वां, क्या है, 92वां संशोधन। तो ये जो संविधान में 92वां संशोधन हुआ था वो आपको कब हुआ था, 2003। और इसके द्वारा 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन कौन था, तो देखिए बोडो सम याद रखिएगा, तो बोडो के बाद हो जाएगा आपको डोगरी, क्या हो जाएगा, डोगरी के बाद जो हो जाएंगे साथियों वो आपको संथाली, कौन हो जाएंगे, संथाली। और संथाली के बाद जो हो जाएंगे वो आपको मैथिली, क्या हो जाएंगे, मैथिली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषा जोड़े गए थे। कौन कौन, तो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भाषा थी, तो आपको 14, लेकिन 1967 में इसमें 15वें भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ दिया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो देखिए, तो 14 और 1 सिंधी जोड़ दीजिएगा, 15 और इसमें 3 जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 18। फिर 2003 में इसमें 4 भाषा को क्या किया गया था, शामिल किया गया था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो टोटल मिला के आपको संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषा है जानते हैं, तो आपको 22 भाषा हो गया, क्या हो गया, 22 भाषा हो गया, यानी कि संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो अनुसूचित भाषा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको क्षेत्रीय भाषा, क्या है, क्षेत्रीय भाषा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा था, अब समझिए, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वां अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 71वें संशोधन के द्वारा। और 71वें संशोधन कब हुआ था, 1992 में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए, कह रहा है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का जो संबंध है वो किससे है, तो याद रखिएगा, अभी बताया था इसके बारे में। तो 73वें जो संविधान संशोधन है साथियों उसका जो संबंध है वो आपको पंचायती राज व्यवस्था से, किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि ये जो पंचायती राज है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपको कब हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है भारत में वो आपको 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 1959 को। कहाँ से होती है, तो राजस्थान के नागौर जिला से। कहाँ से होती है, राजस्थान के, क्या कहेंगे जानते हैं, नागौर जिला से। कहां से, राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को। तो फिर यहां से एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, और पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे, तो प्रधानमंत्री जो थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ही इसका क्या किए थे कि आपको उद्घाटन किए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था, तो क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो किस समिति की अनुशंसा पर, तो हम कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति। क्या है, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में होता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है कि पंचायती राज की संस्थाओं को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था वो आपको कब दिया गया था, तो यह आपको 1993 में, क्या है, 1993 में, जब आपको क्या हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। क्या हुआ था, 92 हुआ था, ठीक है ना। यानी कि ये जो 73वें संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, 1992 में। लेकिन 73वां संविधान संशोधन जो लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हम कहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था वो आपको 1993 में, ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था वो किस समिति के अनुशंसा पर दिया गया था, तो वो था आपको LM सिंघवी समिति। क्या था, LM
सिंधवी समिति। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि एलएम सिंधवी समिति जो है इसका गठन कब हुआ था, तो हम क्या कहेंगे 1986 में। और इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर भारत में क्या हुआ था जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो आपको संवैधानिक मान्यता दिया गया था। और संवैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से ही इसमें क्या हुआ था जानते हैं कि आपको 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। और यह 73वां संविधान संशोधन 1993 में क्या होता है कि 24 अप्रैल के दिन जो होती है वो आपको लागू होती है। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या होता है कि भारत में जो होता है, ध्यान से समझिएगा, वो आपको पंचायती राज दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो आइए टू द पॉइंट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध जो है किससे है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपको पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। और पंचायती राज जो है स्थानीय स्वशासन का क्या है कि आपको एक हिस्सा है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सर भारत में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत होती है वो आपको कब होती है। तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी वो आपको लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में हुई थी। कितना में हुई थी? 1882 में। तो इन सभी चीजों को बच्चों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, तो आप क्या कहोगे? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब होती है भारत में? 1882 में, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। लॉर्ड रिपन का नाम जो है एक चीज और जुड़ा हुआ है, क्या है वो जानते हैं? तो भारत में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जनगणना शुरू कराने का जो श्रेय जाता है वो आपको लॉर्ड रिपन को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है इसे समझिए। देखिए 48 नंबर प्रश्न है, इसे समझिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि देशी राजाओं के प्रीवी पर्षों और विशेषाधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो था वो आपको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 26वां संविधान संशोधन। और यह 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा राजाओं को मिलने वाले जो विशेषाधिकार थे, छूटे थी, ठीक है ना, तो इन सभी चीजों को क्या कर दिया गया कि आपको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और श्रीमती इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आयरन लेडी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रीमती इंदिरा गांधी को। और श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत सारे कार्य हैं जिसको जान लीजिए, ठीक है ना। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले यह पहले व्यक्तित्व थी, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। दूसरी बात कि इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। एक बार आपको 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का क्या किए थे कि आपको राष्ट्रीयकरण किए थे। उसके बाद है आपको 15 अप्रैल, क्या है? 15 अप्रैल 1980 को इन्होंने 6 बड़े बैंकों का क्या किए थे कि आपको राष्ट्रीयकरण किए थे। तब 20 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो श्रेय जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी को। तो पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपको 19 जुलाई 1969 को। क्या को बैंक का? 14। फिर आपको इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आती है 1980 में। तो फिर 15 अप्रैल को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है। इसके अलावा इंदिरा गांधी को एक और श्रेय दीजिए, क्या 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था। इस भारत पाक युद्ध 1971 में जो हम लोग विजय हासिल किए थे तो उसमें इंदिरा गांधी की भी बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे कूटनीतिक माहौल तैयार किए जिससे हमें क्या है कि सोवियत संघ का सहयोग मिला, ठीक है ना। और 1971 के भारत पाक युद्ध का परिणाम सबसे बड़ा यह रहा कि पाकिस्तान जो था वो आपको 2 खंडों में टूट गया। तो जो आपको पूर्वी पाकिस्तान था वह अभी जो है बांग्लादेश के रूप में जो बना था उसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी देन थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी 1975 के आपातकाल लगाने के लिए भी जानी जाती है, ठीक है ना। तो 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू हुआ था आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर, उसको जो लगाए थे वो कौन लगाए थे, तो आपको कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस द्वारा जो कथित आंतरिक अशांति था उसके नाम पर यह लगाया गया था। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की थी। हालांकि राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा किए थे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने, ठीक है ना। 3 चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इंदिरा गांधी की हत्या जो होती है वो आपको 31 अक्टूबर 1984 को कर दी जाती है। तो देखिए, तो जो भी चीज आपको बताया है इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि अपने जो नोटबुक है वहां पे आपको नोट कर लेना है। जो चीज अच्छे लगे उसे आपको बढ़िया से देख लेना है। और वीडियो अच्छी लगी तो साथियों आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ठीक है ना। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्या होंगे, क्या आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना।
इसके अलावा आपको मतलब जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए होंगे वहां से भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सबसे बेहतर होगा साथियों आप टेलीग्राम में चले जाइएगा। टेलीग्राम में जो चैनल का नाम है उसी को सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। वहां से आपको मिल जाएंगे, वहां पर एक ग्रुप मिलेंगे, ठीक है ना, और एक आपको चैनल मिलेंगे। आप किसी में भी ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए तो संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को क्या हुआ था कि आपको जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था जानते हैं? तो आपको 1976 में, कितना में? 1976 में। और इसी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और क्या है कि अखंडता शब्द जो है वो आपको जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो यहां से आपका क्वेश्चन आएगा प्रस्तावना से संबंधित कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो आपको कहां से लिया गया है। तो देखिए तो भारतीय संविधान में यह जो प्रस्तावना का विचार है, ठीक है ना, वो आपको अमेरिका से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है, क्या है? भाषा है, वह आपको कहां से प्रेरित है जानते हैं? तो वह आपको ऑस्ट्रेलिया से। कहां से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है वो आपको ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या है कि प्रेरित है। और ये जो हमारी प्रस्तावना है वह उद्देश्य प्रस्ताव का ही क्या है कि आपको एक हिस्सा है। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है ना, वही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे उद्देश्य का क्या क्या बना है कि आपको आधार बना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे कि सर प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का परिचय पत्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो संविधान है, ठीक है ना, संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है। तो देखिए संविधान का जो परिचय पत्र है, ठीक है ना, वह आपको किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। उसके बाद क्या हो जाएगा कि संविधान की कुंजी क्या है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो देखिए तो संविधान की जो कुंजी है वह आपको प्रस्तावना को क्या है कि आपको कहा जाता है। इसके अलावा क्या है भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली किसे कहा गया है जानते हैं? तो ये सभी चीज जो है वो आपको प्रस्तावना को कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रस्तावना को। तो इन चीजों को याद रखना है। प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी आपको कब? तो 1976 में। क्या है? 1976 में। और प्रस्तावना में क्या है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपको अखंडता। क्या है? अखंडता। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या है कि आपको भारत शब्द का जो उल्लेख है वो आपको 2 बार है। क्या है? 2 बार है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। प्रस्तावना का जो आधार है वो क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव है वो है। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए तो ये जो 49 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही वीडियो समाप्त होती है आपको क्या होगा कि इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, तो आप वहां से इसे देख लेंगे। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है। करा कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो है क्या है कि आपको उल्लेख किया गया। क्या है? उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ समझिए। तो ऑप्शन ए करा है भाग 1 अनुच्छेद 3, उसके बाद भाग 8 अनुच्छेद 239, भाग 16 अनुच्छेद 336, भाग 20 अनुच्छेद 368। तो यही इसका क्या है? सही आंसर है। मतलब कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 20 में। देखिए यहाँ पे दे देते हैं भाग 20 और अनुच्छेद पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 368। क्या कहिएगा? अनुच्छेद 368। तो यहाँ से एक बात आती है कि बताइए 368 आप लोगों को दिखता लेकिन नहीं होगा कहिए कुछ भी, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देखने वाले काम जो है वो हम कर देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो भाई अब समझो, अब सबको दिखता होगा 368 क्या है? 368। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में? 368 में। भाग पूछेंगे 20 में। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से प्रेरित है? तो वह आपको दक्षिण अफ्रीका से। कहां से प्रेरित है?
दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि ये जो आप देख रहे हैं संविधान संशोधन, क्या देख रहे हैं, संविधान संशोधन, यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी संविधान से भारत में क्या प्रेरित है, तो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है, क्या है, निर्वाचन है, वो कहीं ना कहीं आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या है, प्रेरित है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो यह आपको 1951 में हुआ था संविधान में पहला संशोधन। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ज्यादा इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। तो देखिए वहीं आपका प्रश्न कर रहा है, टू द पॉइंट, इसको पहले समझिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको भाग 20 और अनुच्छेद 368 में, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो मतलब क्या कहते हैं कि जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में। और यह कहाँ से प्रेरित है, तो वो आपको दक्षिण अफ्रीका से संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो वो आपको कितना में जानते हैं, 1951 में। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो साथियों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।